वेलकम टू न्यू लाइव क्लासेस। दोस्तों, आज हम सौर मंडल के बारे में पढ़ने वाले हैं, सोलर सिस्टम। इससे पहले भी एक वीडियो मैंने डाला हुआ है सोलर सिस्टम के बारे में, लेकिन उस वीडियो में पूरी डीप स्टडी हमने नहीं की थी। ठीक है, डिटेल स्टडी इस वीडियो में हम करने वाले हैं, जो कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा। इसमें सारे क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चंस ज़रूर आपको मिल जाएंगे, कोई क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। ठीक है, पूरा डिटेल स्टडी आपको कराया जाएगा, तो लास्ट तक वीडियो देखिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, उससे कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो ऐसा पढ़ाई कीजिए कि अगर एक टॉपिक आप पढ़ रहे हैं तो उस टॉपिक को इतना क्लियर कर लीजिए कि उससे कोई भी क्वेश्चन आए तो आप कर ले जाएं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सौर मंडल यानी कि सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम सूर्य के परिवार को ही कहा जाता है। सौर मंडल में एक केंद्र पर सूर्य स्थित होता है और जितने प्लैनेट्स होते हैं यानी कि ग्रह, वह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को ही ग्रह कहते हैं। तो आपसे यही सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, छोटा सा, कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को क्या कहते हैं? तो वे ग्रह होते हैं। ठीक है, सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। ठीक है, तो तारों की परिक्रमा, सूर्य एक तारा है और तारे की परिक्रमा करने वाले जो पिंड हैं, ठीक है, उसे ग्रह कहते हैं। ठीक है, ग्रहों का खुद का प्रकाश नहीं होता, लेकिन जो सूर्य है वह एक तारा है और तारों की खुद की ऊष्मा होती है और उसका खुद का प्रकाश होता है। चलिए अब बात करते हैं कौन कौन से ग्रह हैं, ठीक है, जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए सूर्य है, ठीक है, यहाँ पर सूर्य है और यहाँ पर आप देख रहे होंगे सबसे नज़दीक पर बुध ग्रह है। ठीक है, उसके बाद शुक्र ग्रह है, उसके बाद हमारा प्यारा पृथ्वी अर्थ है, जहाँ पर जीवन पाया जाता है। जितने भी यहाँ पर ग्रह हैं अभी तक ज्ञात, ठीक है, जितने भी नोन प्लैनेट्स हैं वहाँ पर सिर्फ पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है। और पृथ्वी का एक उपग्रह भी है, ठीक है, जिसका नाम है चंद्रमा। चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक उपग्रह है, ठीक है, जो कि प्राकृतिक उपग्रह है। बहुत सारे उपग्रह जो है मानव द्वारा भी छोड़े जाते हैं, ठीक है, वे कृत्रिम उपग्रह होते हैं, लेकिन चंद्रमा हमारा प्राकृतिक उपग्रह है। और बहुत सारे क्षुद्र ग्रह भी पाए जाते हैं, ठीक है, क्षुद्र ग्रह भी हैं। ठीक है, उसके बाद मंगल ग्रह है, ठीक है, उसके बाद बृहस्पति ग्रह है। ठीक है, बृहस्पति ग्रह जो है वह जो है हमारे जो सौरमंडल है उसमें सबसे बड़ा ग्रह है। ओके, उसके बाद शनि ग्रह है, उसके बाद अरुण, वरुण, ठीक है, यह सारे ग्रह हैं। प्लूटो को भी ग्रहों की सूची में शामिल किया जाता था और ग्रहों की संख्या 9 हो जाती थी, लेकिन प्लूटो को अब ग्रहों की सूची में शामिल नहीं किया जाता, वह 52 ग्रहों की सूची में आ गया है अब, इसीलिए 8 ग्रह हैं। तो चलिए अब बात करते हैं आगे, ठीक है, और देखते हैं कितने ग्रह हैं और कौन कौन से उपग्रह हैं, क्या इनकी कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो सौर मंडल जो होता है उसमें 8 ग्रह हैं, उपग्रह हैं, ठीक है, क्षुद्र ग्रह हैं और धूमकेतु है। इन सब से मिल करके ही हमारा सौर मंडल बना हुआ है, साथ ही साथ सूर्य से भी मिल करके बना हुआ है। ठीक है, तो हमारा जो सौर मंडल है, ठीक है, सोलर सिस्टम है, वह सूर्य, प्लैनेट्स, जो क्षुद्र ग्रह हैं, ठीक है, और उपग्रह, ठीक है, और धूमकेतु और जितने भी छोटे छोटे पिंड हैं, उन सारी पिंडों से मिल करके हमारा सोलर सिस्टम बना हुआ है। तारा क्या होता है? तो वैसे खगोलीय पिंड जो आकार में बहुत बड़े होते हैं और गर्म होते हैं, ठीक है, उनमें ऊष्मा होती है, वे तारा कहे जाते हैं, स्टार कहे जाते हैं। जैसे कि सूर्य भी एक तारा है, उसमें स्वयं ऊष्मा होती है और उसमें खुद का प्रकाश होता है। ठीक है, इनका अपना ऊष्मा और प्रकाश होता है, इनका निर्माण गैसों से होता है। जैसे सूर्य किन किन गैसों से मिलकर के बना होता है? तो सबसे ज़्यादा इसमें जो है हीलियम और हाइड्रोजन पाया जाता है। ठीक है, हीलियम और हाइड्रोजन इसमें सबसे अधिक पाया जाता है सूर्य में। ठीक है, ग्रह जो होते हैं उसको अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं और यह जो है एक ग्रीक भाषा है। ठीक है, और ग्रीक भाषा में अगर देखा जाए तो प्लेनेटाई
का अर्थ इसका क्या होता है, इसका अर्थ देखते हैं। तो इसका अर्थ होगा आपका परिभ्रमण, परिभ्रमक। ठीक है, इसका अपना ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता। ठीक है, यह जो है तारों से ही प्रकाश पाते हैं। जैसे पृथ्वी पर प्रकाश कहाँ से आता है, सूर्य से आता है। तो सूर्य एक तारा है और वहीं से प्रकाश आता है। ठीक है, वहीं से प्रकाश आता है पृथ्वी पर। और कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, कि पृथ्वी पर प्रकाश आने में सूर्य से कितना टाइम लगता है। तो इसको भी आप ध्यान देंगे, 8 मिनट और 20 सेकेंड का टाइम लगता है। ठीक है, 8 मिनट 20 सेकेंड का टाइम लगता है सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश आने में। ठीक है, तो जो ग्रह होते हैं उनकी खुद की प्रकाश नहीं होती, यह तारों से ही प्रकाश प्राप्त करते हैं। जैसे कि हमारा जो पृथ्वी है, इस पर सूर्य से प्रकाश आता है। ठीक है, धूमकेतु क्या होते हैं, सबसे पहले बात करें उपग्रह क्या होते हैं। उपग्रह जो हैं ग्रहों के चक्कर लगाते हैं। जैसे कि चंद्रमा हमारे पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, तो पृथ्वी के चारों ओर यह चक्कर लगाएगा। ठीक है, धूमकेतु जो होते हैं वह अनियमित कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। जैसे कि हेली नामक एक धूमकेतु है, ठीक है, जिसका आवर्तकाल जो है 76 साल है। ठीक है, यह 76 साल में सूर्य की परिक्रमा करता है एक बार। ठीक है, क्षुद्र ग्रह भी कुछ होते हैं। क्षुद्र ग्रह यह बहुत छोटे छोटे होते हैं और यह जो हैं मंगल और बृहस्पति के बीच में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। एक बेल्ट की नुमा, ठीक है, बनी हुई है, एक पट्टी बनी हुई है मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रहों की। ठीक है, सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सेरेस है, जिसका फैलाव 1032 किलोमीटर तक है। ठीक है, आई बात समझ में। तो सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह जो है वह सेरेस है। मंगल और बृहस्पति के बीच में बहुत अधिक मात्रा में जो है पाए जाते हैं क्षुद्र ग्रह। ठीक है, एक पट्टी बनी हुई है ऐसे, तो इसके बीच में बहुत सारे क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए और सभी दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए वीडियो को। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। सौरमंडल की आकृति कैसी है, तो तस्तरी नुमा है। ठीक है, सूर्य जो है बीच में पाया जाता है, बीच केंद्र में है और जो इसका व्यास है 1173 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, आकार और संरचना की दृष्टि से सौरमंडल के ग्रहों को 2 भागों में हम बांट सकते हैं। ठीक है, एक तो आंतरिक ग्रह, जिसमें हम बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को रख सकते हैं। यह आकार छोटे पर घनत्व में अधिक होते हैं और इनकी रचना भारी पदार्थों और धातुओं से होती है। ठीक है, आई बात समझ में। और दूसरा जो है, इन्हें पार्थिव ग्रह भी कहते हैं, पार्थिव ग्रह भी इन्हें कहते हैं। तो यह क्वेश्चन पूछा जाता है, पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को ही पार्थिव ग्रह कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में बहुत बार यह पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसको आप याद कर लीजिए, पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ठीक है, कुछ बाह्य ग्रह भी हैं, कौन कौन से, उसको चलिए देख लेते हैं। बाह्य ग्रह कौन कौन से हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, आकार में बहुत बड़े हैं लेकिन इनका घनत्व तो बहुत कम है। जैसा कि आपको पता है सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ही है। ठीक है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। तो यह जो चारों ग्रह हैं यह बाह्य ग्रह कहे जाते हैं। इनका आकार बहुत बड़ा होता है लेकिन घनत्व तो बहुत कम होता है और इनका निर्माण हाइड्रोजन, हीलियम और हाइड्रोजन के यौगिकों से बना होता है। ठीक है, और जैसे कि मीथेन अमोनियम से हुआ होता है, जैसे कि हल्की गैसों से। ठीक है, सभी ग्रह सूर्य के चारों परिक्रमा करते हैं पश्चिम से पूर्व की तरफ। ठीक है, जैसे कि घड़ी के विपरीत दिशा में, इस टाइप एंटी क्लॉकवाइज। आई बात समझ में। लेकिन सूर्य और जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं शुक्र और अरुण, वह पूर्व से पश्चिम की दिशा में चक्कर लगाते हैं, यह क्लॉकवाइज चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो यह एक अपवाद है, यह क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, सभी ग्रह जो हैं घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में, घड़ी कैसे घूमता है, घड़ी जो है ऐसे घूमता है क्लॉकवाइज। ठीक है, ऐसे। तो सभी ग्रह जो हैं वह इसके विपरीत दिशा में, यानी कि इस तरफ से चक्कर लगाते हैं। ठीक है, इस तरफ से ऐसे ऐसे चक्कर लगाते हैं। लेकिन इसी का अपवाद है सूर्य और अरुण। ठीक है, सूर्य और अरुण घड़ी के दिशा में ही घूमते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं हम। ठीक है,
सौर मंडल का लगभग 99.99% द्रव्यमान सूर्य में है, क्योंकि सूर्य एक तारा है और तारा बहुत विशाल होता है। ठीक है, तारा जो है बहुत विशाल होता है, इसीलिए इसका लगभग 99.99% द्रव्यमान सूर्य में ही है। सौर मंडल जो है मंदाकिनी के केंद्र से लगभग 30,000 से लेकर के 33,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। देखिए, प्रकाश वर्ष जो होता है वह दूरी का मात्रक है। ठीक है, बहुत बड़ा मात्रक है। यह खगोलीय दूरी मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में। ठीक है, यहाँ पर मैं यही बताना चाहूँगा बस कि प्रकाश वर्ष जो है वह दूरी का ही एक मात्रक है। तो यह 30,000 से लेकर के 33,000 प्रकाश वर्ष दूरी पर एक कोने में स्थित होता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग सूर्य के बारे में बात करते हैं। सूर्य के बारे में इम्पोर्टेंट बातें कुछ कर लेते हैं। ठीक है, इसकी आयु कितनी है? 5 अरब वर्ष। ठीक है, आधुनिक अनुमान के अनुसार जो है इसकी आयु कितनी है? 5 अरब वर्ष। ठीक है, यहाँ पर आपको एक बात और बता दूँ कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में 15 करोड़ किलोमीटर की जो है डिस्टेंस है। इसके बीच जो है 15 करोड़ किलोमीटर का गैप है। ठीक है, आई बात समझ में? मंदाकिनी के केंद्र और सूर्य के बीच में 32,000 प्रकाश वर्ष के लगभग 30,000 से 32,000 प्रकाश वर्ष का डिस्टेंस है। आई बात समझ में? प्रकाश वर्ष जो है दूरी का ही मात्रक है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद सूर्य जो है गोलाकार कक्ष में 250 किलोमीटर प्रति घंटे के औसत गति से मंदाकिनी के चारों ओर परिक्रमा करता है। ठीक है, और सूर्य को मंदाकिनी के केंद्र को एक बार परिक्रमा करने में 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। यह अवधि जो है वह ब्रह्मांड वर्ष कहलाती है। तो ब्रह्मांड वर्ष क्या होता है? ब्रह्मांड वर्ष जो है वह टाइम होता है जिसमें सूर्य जो है मंदाकिनी का एक चक्कर लगाता है, और वह टाइम है कितना? वह टाइम है 25 करोड़ वर्ष। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सूर्य के रासायनिक घनत्व के बारे में, जो कि पूछता है एग्जाम में। तो इसमें 71% जो है हाइड्रोजन है, सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन पाया जाता है। उसके बाद 26.5% हीलियम, और लिथियम और यूरेनियम भी पाए जाते हैं 2.5% मिला करके। ठीक है, नाभिकीय संलयन होता है इसमें हाइड्रोजन और हीलियम के रूपांतरण से, और यही ऊर्जा का स्रोत है सूर्य में। ठीक है, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम का, ठीक है, नाभिकीय संलयन होता है, और यही सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, सूर्य की संरचना हमने पढ़ लिया। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, आप यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं थोड़ा बहुत। मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ। ठीक है, जैसे कि कोरोना या किरोट क्या कहलाता है? तो सूर्य का जो बाहरी भाग होता है ना, यह मान लीजिए सूर्य है, और यह जो इसका बाहरी हिस्सा है यही कहलाता है, इसका सूर्य का जो बाहरी हिस्सा है यही किरोट कहलाता है या कोरोना कहलाता है। ठीक है, तो यही एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, आपको यहाँ से मैं इम्पोर्टेंट बातें बता दे रहा हूँ। जो इम्पोर्टेंट है वही हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, सौरमंडल के पिंड। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने प्राग सम्मेलन 2006 में 3 वर्ग में बांटा था। ठीक है, ग्रहों जो सौरमंडल के पिंड हैं उनको 3 भागों में बांट दिया था। ठीक है, जैसे कि परंपरागत ग्रह उनमें रखा था बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण को। ठीक है, बौने ग्रहों की सूची में यानी कि क्षुद्र ग्रहों में प्लूटो, चेरान और सेरेस को रखा था। ठीक है, मैंने आपको बताया कि मंगल और बृहस्पति के बीच में बहुत सारे क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, जिनमें सबसे बड़ा क्या होता है? सेरेस। ठीक है, तो जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था प्राग में 2006 में, उसमें बौने ग्रहों की सूची में रखा गया था प्लूटो, चेरान और सेरेस को भी रखा गया। ठीक है, और कुछ लघु पिंड भी बनाए गए, बताए गए, जैसे कि उपग्रह, धूमकेतु और कुछ अन्य पिंड। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करेंगे यम के बारे में, प्लूटो के बारे में। ठीक है, प्लूटो के बारे में चलिए जान लेते हैं। प्राग सम्मेलन में प्लूटो को सौरमंडल से बाहर कर दिया गया और इसे ग्रहों की सूची से निकाल करके क्षुद्र ग्रह बताया गया। ठीक है, क्षुद्र ग्रह बता दिया गया। ओके, और ग्रह की नई परिभाषा क्या दी गई?
ग्रह की परिभाषा देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे आपको समझने में आसानी होगी कि क्यों प्लूटो को बाहर कर दिया गया। ठीक है, तो परिभाषा क्या दे दी गई कि वे आकाशीय पिंड सौरमंडल के ग्रह माने जाएंगे जो अपनी निश्चित कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं तथा अन्य ग्रहों की कक्षा का अतिक्रमण नहीं करते। ठीक है, यह ग्रह की बेसिक परिभाषा है जो कि प्राग सम्मेलन जो हुआ था 2006 में वहाँ पर दी गई थी। ठीक है, वहाँ पर दी गई थी, तो इसको आपको ध्यान देना है। तो इसीलिए यम को जो है बाहर कर दिया गया क्योंकि यह आकार में चंद्रमा से भी छोटा है। ठीक है, क्यों बाहर कर दिया गया इसको ध्यान से देखिएगा। आकार में यह चंद्रमा से भी छोटा है और कक्षा में वृत्ताकार नहीं है, अरुण की कक्षा का अतिक्रमण करता है। वरुण जो है सबसे बाहरी ग्रह है। ठीक है, सबसे दूर का ग्रह है सूर्य का, और यह जो है यम जब परिक्रमा करता है ना तो वरुण के बीच में आता है, उसका रास्ता रोकता है। ठीक है, जो कि ग्रहों का जो नया नियम दिया गया था उसका विरोध करता है, इसीलिए यम को, प्लूटो को ग्रहों की सूची से बाहर कर दिया गया। ठीक है, आ गया होगा आपको समझ में। चलिए, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आपको नेक्स्ट बातें बताता हुआ मैं चलता हूँ। ठीक है, आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम आपसे पूछा जाता है। ठीक है, यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे बड़ा बृहस्पति ग्रह है, उसके बाद शनि, तीसरे नंबर पर आता है आपका अरुण, उसके बाद वरुण, उसके बाद हमारा पृथ्वी जो है वह 5वें नंबर पर आता है। ठीक है, बड़े से छोटे की बात की जा रही है, सबसे बड़ा बृहस्पति और 5वें नंबर पर आता है पृथ्वी, 6ठे नंबर पर शुक्र, 7वें पर आता है मंगल और 8वें पर आता है बुध ग्रह। ठीक है, और आपसे पूछा जाता है सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार। ठीक है, यानी कि सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है, तो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है बुध ग्रह। ठीक है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद तीसरे नंबर पर हमारा ग्रह आता है पृथ्वी। ठीक है, सौरमंडल में एक ऐसा ग्रह जिस पर जीवन पाया जाता है यानी कि पृथ्वी, अर्थ, वह जो है सूर्य के जो दूरी है उससे तीसरे नंबर पर पाया जाता है। उसके बाद मंगल, 5वें नंबर पर बृहस्पति जो कि सबसे बड़ा ग्रह है, और उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण। ठीक है, चलिए बुध ग्रह के बारे में बात करते हैं अब। ठीक है, अब एक एक करके हम सभी ग्रहों के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे मरकरी के बारे में, बुध ग्रह के बारे में। ठीक है, यह सूर्य के सबसे करीब होता है और इसीलिए सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में करता है। ठीक है, तो सूर्य के सबसे करीब ग्रह कौन सा है, मरकरी यानी कि बुध ग्रह, और इसीलिए यह सबसे कम समय में परिक्रमा करता है सूर्य का। ठीक है, आकार में सबसे छोटा भी है और इसकी कोई भी उपग्रह नहीं है और इसमें कोई वायुमंडल नहीं पाया जाता। ठीक है, और इसमें दिन का तापमान 467 डिग्री सेंटीग्रेड और रात में -180 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, अब बात करते हैं शुक्र ग्रह के बारे में, वीनस के बारे में। ठीक है, वीनस ग्रह यानी कि शुक्र ग्रह जो है, ठीक है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। आकार जो है इसका लगभग पृथ्वी के ही समान है, इसीलिए इसको पृथ्वी की बहन कहते हैं। पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहते हैं, यह बहुत बार इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रत्येक एग्जाम में कि पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहते हैं। यही सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो यह कहा जाता है शुक्र ग्रह को, वीनस को। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका आकार जो है वह पृथ्वी के समान है। ठीक है, पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है। ठीक है, कौन सा, शुक्र, और इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, इसको भोर का तारा कहते हैं, संध्या का तारा कहते हैं, क्योंकि सुबह में यह जो है पूर्व की ओर दिखाई देता है और शाम को पश्चिम की ओर दिखाई देता है। आई बात समझ में, इसीलिए इसको भोर का तारा और संध्या का तारा कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसी के बारे में, कुछ और बातें जान लीजिए। यह जो है परिक्रमा करता है पूर्व से पश्चिम दिशा में। ठीक है, सर्वोच्च बिंदु यहाँ का कौन सा है, मैक्सवेल। ठीक है, यह जो है बीटा माउंटेन पर स्थित है। ठीक है, और यह जो है सर्वाधिक गर्म और सर्वाधिक चमकीला ग्रह भी है। ठीक है, सर्वाधिक गर्म और सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है, शुक्र ग्रह। ठीक है, अब हम बात करते हैं पृथ्वी के बारे में। सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर में यही है, आपको पृथ्वी के बारे में ज़रूर बातें याद रखनी है। ठीक है,
पृथ्वी का जो है एक उपग्रह भी है चंद्रमा, तो उसके बारे में भी अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप यह जानिए कि यह आंतरिक ग्रहों में सबसे बड़ा है। ठीक है, सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जहाँ पर जीवन पाया जाता है, यहाँ पर जल की उपस्थिति है, इसीलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, सभी इम्पोर्टेंट बातें आपको बताई जा रही हैं। इन सारे जो पॉइंट्स हैं इसको आप ज़रूर याद कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए कहीं न कहीं। ठीक है, सभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यह। ठीक है, यहाँ पर जल की उपस्थिति है, इसीलिए इसको नीला ग्रह कहते हैं। इसका एकमात्र उपग्रह है प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा। ठीक है, सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो पृथ्वी का जो सबसे निकटतम तारा है वह तो सूर्य है, लेकिन सूर्य के बाद अगर पूछा जाए तो वह है प्रैक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, प्रैक्सिमा सेंचुरी, और वह कितनी दूरी पर स्थित है? 4.5 प्रकाश वर्ष दूर। प्रकाश वर्ष मैंने आपको पहले ही बताया कि यह दूरी का मात्रक होता है। ठीक है, तो सूर्य के बाद ऐसा कौन सा तारा है जो पृथ्वी के नज़दीक है? तो वह है प्रैक्सिमा सेंचुरी, जो कि 4.5 प्रकाश वर्ष दूर है। ठीक है, आई बात समझ में। अब हम कुछ बात कर लेते हैं ध्रुवों के बारे में। आई बात समझ में। तो अगर हम ध्रुवों की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए यह ग्लोब है। ठीक है, मान लीजिए यह ग्लोब है। ठीक है, तो यह जो देशांतर गया है, ठीक है, जो खड़ी लाइन रहती है वह देशांतर रहता है, और यह जो गया है वह अक्षांश है। ठीक है, 23.5 डिग्री को हम कहते हैं कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा भारत से भी गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, तो अक्षीय झुकाव जो है 23.5 डिग्री, उसको कहते हैं हम क्या? कर्क रेखा। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हम चंद्रमा के बारे में बात कर लेते हैं, बाकी कुछ पृथ्वी के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चंद्रमा के बारे में जान लेते हैं। चंद्रमा जो कि पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, सेनोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें चंद्रमा के आंतरिक स्थिति और सतह का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो वह कौन सी शाखा है विज्ञान की? सेनोलॉजी। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं शांत सागर की। शांत सागर जो है चंद्रमा का पिछला और अंधकारपूर्ण भाग है, जो एक तरह से धूल का मैदान है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं क्योंकि यह पृथ्वी की तरह लगभग 4.6 अरब वर्ष वायु का है। ठीक है, इसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है? लिबनिट्ज पर्वत, जो कि 10,668 मीटर ऊंचाई पर है। ठीक है, चंद्रमा का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? लिबनिट्ज पर्वत। पृथ्वी से चंद्रमा का 59% भाग ही दिखाई पड़ता है। ओके, पृथ्वी से अगर हम चंद्रमा को देखें तो सिर्फ हम 60% के लगभग ही चीज़ें देख पाते हैं चंद्रमा का, बाकी सब तो ढका रहता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर, नोट यहाँ पर देख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता, यह इम्पॉर्टेंट है। और चंद्रमा का प्रकाशित भाग जो प्रतिदिन बढ़ता है वह शुक्ल पक्ष, और चंद्रमा का प्रकाशित भाग प्रतिदिन जो घटता है उसे कृष्ण पक्ष कहते हैं। ठीक है, जब चंद्रमा का प्रकाशित भाग प्रतिदिन बढ़ता जाता है तो उसको शुक्ल पक्ष कहते हैं, और जब चंद्रमा का प्रकाशित भाग प्रतिदिन घटता है तो उसको कृष्ण पक्ष कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी से औसत दूरी चंद्रमा की कितनी है? 3,84,365 किलोमीटर। व्यास कितना है चंद्रमा का? 3473 किलोमीटर। घनत्व कितना है? 3.3 किलोमीटर प्रति मीटर क्यूब। यह जो है घनत्व का मात्रक होता है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। पृथ्वी के संदर्भ में अगर द्रव्यमान देखा जाए तो 1/81 होता है। ठीक है, यानी कि अगर पृथ्वी पर कोई वस्तु है, अगर एक किलोग्राम का है, तो अगर चंद्रमा पर ले जाएंगे तो वह कितना हो जाएगा? वह 1/81 किलोग्राम हो जाएगा, मतलब उसका 81 गुना कम हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। नेक्स्ट बात करते हैं हम, इम्पोर्टेंट बातें ही हम कर रहे हैं सिर्फ। ठीक है, वीडियो लंबा है मैं समझ रहा हूँ, लेकिन इम्पोर्टेंट बातें ही हम कर रहे हैं। कोई ऐसा बात आपको नहीं बताया जा रहा जो एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते। ठीक है, यहाँ पर आपको सिर्फ वही बातें बताई जा रही हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, मंगल ग्रह के बारे में बात करते हैं। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं क्योंकि इसकी सतह पर लौह ऑक्साइड पाया जाता है जिसका रंग लाल
जिसके कारण इसका रंग लाल हो गया है, ठीक है, जिससे इसका रंग लाल हो गया है। तो लौह ऑक्साइड पाया जाता है मंगल ग्रह की सतह पर, इसीलिए इसको लाल ग्रह कहा जाता है, ठीक है। मंगल के 2 ध्रुव हैं, ठीक है, वहाँ भी पृथ्वी की तरह ऋतु परिवर्तन होता है और इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि मंगल ग्रह पर भी जीवन पाया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर ऋतुएं परिवर्तन होती हैं, ठीक है। जैसे कि पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है वैसे ही मंगल ग्रह पर भी ऋतु परिवर्तन होते हैं, ठीक है। मंगल के 2 उपग्रह हैं, कौन कौन से? फोबोस और डेमोस। फोबोस और डेमोस नामक 2 उपग्रह मंगल के हैं, ठीक है। निक्स ओलंपिया एक पर्वत है जो कि माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा पर्वत है मंगल ग्रह पर, ठीक है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपिस मेसी कहाँ का है? मंगल ग्रह पर ही। अब हम बात करते हैं बृहस्पति ग्रह के बारे में, जुपिटर के बारे में, ठीक है। जुपिटर यानी कि बृहस्पति के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह तो सबसे पहले जानिए कि सबसे बड़ा है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, ठीक है। और यह गैसों से निर्मित ग्रह है। इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम मुख्य रूप से पाई जाती हैं, ठीक है। और बृहस्पति से रेडियो तरंगे प्रसारित होती रहती हैं, ठीक है। इसके 63 उपग्रह हैं, ठीक है, 63 उपग्रह हैं, जिसमें कि गैनीमेड जो है सबसे बड़ा है। अब हम बात करते हैं शनि ग्रह के बारे में, सैटर्न के बारे में। इसके चारों ओर वलय पाया जाता है, छल्ला पाया जाता है, ठीक है। आपने शनि ग्रह को देखा होगा, शनि ग्रह कैसे होता है, ठीक है। बाकी सभी ग्रह सिर्फ ऐसे बने होते हैं और शनि ग्रह कैसे बना होता है? गोला तो रहेगा ही और बाकी ऐसे बना होता है। तो यह जो है वलय पाया जाता है, ठीक है। और जिसकी जो है शनि ग्रह के पास जो है 62 उपग्रह हैं, जिसमें टाइटन जो है सबसे बड़ा है, ठीक है। और यह बहुत तीव्र गति से सूर्य का परिक्रमा करता है, इसीलिए सौरमंडल का सबसे चपटा ग्रह भी है और आकाश में पीले तारे की तरह नजर आता है, ठीक है। अरुण ग्रह के बारे में बात करते हैं, यूरेनस के बारे में, ठीक है। यूरेनस जो है मीथेन गैस की अधिकता के कारण हरा रंग का दिखाई देता है। हरा रंग का ग्रह कौन सा है? यह अरुण ग्रह है। हरा रंग का यह क्यों दिखाई देता है? क्योंकि मीथेन गैस की वहाँ पर अधिकता है, ठीक है। यह जो है पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है और सूर्योदय पश्चिम में तथा सूर्यास्त पूर्व में होता है यहाँ पर, ठीक है। उल्टा है यहाँ पर बाकी ग्रहों से, ठीक है। इसके चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन, ठीक है। यह सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं इसके बारे में। और इसको यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि इसके 27 उपग्रह हैं, जिसमें कि टाइटेनिया सबसे बड़ा है, ठीक है। तो अरुण ग्रह के बारे में इतनी बातें आपको याद रखनी है बस, और बाकी बातें कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको बस याद रखना है कि इसको हरा रंग का यह दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर मीथेन गैस की अधिकता पाई जाती है, ठीक है। यह पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है, जिसके कारण यहाँ पर सूर्योदय पश्चिम में और सूर्यास्त पूर्व में होता है, ठीक है, पृथ्वी से उलट, ठीक है। और इसके 27 उपग्रह हैं, जिसमें टाइटेनिया जो है सबसे बड़ा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपना लास्ट नेपच्यून यानी कि वरुण ग्रह के बारे में। वरुण ग्रह बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह सूर्य से सबसे अधिकतम दूरी पर स्थित है, सबसे लास्ट का ग्रह है, ठीक है। सबसे ठंडा भी यही है, ठीक है। सबसे गर्म ग्रह हमने पढ़ा था कौन सा? शुक्र ग्रह, ठीक है। शुक्र ग्रह हमने पढ़ा था सबसे गर्म है और वरुण ग्रह जो है सबसे ठंडा है। इसके 13 उपग्रह हैं, जिसमें कि ट्राइटन जो है चंद्रमा से भी बड़ा है। और सबसे छोटा कौन सा है? निप्याद, और इसका रंग हल्का पीला है, ठीक है, हल्का पीला रंग का है, ठीक है। किसका? वरुण ग्रह का, ठीक है। तो सारी आपके प्लैनेट्स के बारे में 8 प्लैनेट्स होते हैं और सारे 8 प्लैनेट्स के बारे में डिटेल बातें हमने की, और सौरमंडल के बारे में भी हमने शुरू में बात किया था, ठीक है। तो बहुत ही डिटेल वीडियो यह बना चुका हूं मैं, जो कि सिविल सर्विसेज की तैयारी जो बच्चे करते हैं उनके लिए भी यह इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है, हिंदी माध्यम के जो विद्यार्थी रहते हैं। और बाकी एग्ज़ाम्स यानी कि एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, उनके लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उनके लिए तो यहाँ से क्वेश्चंस छूटेगा ही नहीं। अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस वीडियो से आपको ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। कोई क्वेश्चंस इससे बाहर नहीं आएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक है। तो
आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में चल के बताइएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल न्यू लाइफ क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अलग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।